मिनी ऑटो। जबलपुर नाम के गांव में जीरो नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ठिगना था। वो उस गांव में ऑटो चलाता रहता था। उसके पैर क्लच और ब्रेक तक नहीं पहुंचते थे, तो वो एक डंडे के सहारे ही ब्रेक और क्लच बदलता था। पर उसके अनुभव के कारण ऑटो को ध्यान से ही चलाता था। जीरो ने पैसे तो अच्छे कमाए, पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। ये चिंता उसे खाए जा रही थी। जब भी जीरो फिल्म देखने जाता तो एक फट्टा लेकर जाता था। सीट के हैंडल पर उस फट्टे को रखकर उस पर बैठकर फिल्म देखता था। उसके पीछे बैठे व्यक्ति कोई भी हो, वो अरे भाई कौन हो तुम, बैठे हुए 6 फुट के लगते हो, यहाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये सुनकर जीरो बहुत खुश होता था। एक दिन जीरो और उसके पिताजी चमन मंदिर गए। जीरो के हाथ मंदिर की घंटी नहीं लग रही थी। तब चमन ने उसे ऊपर उठाया। जीरो ने घंटी बजाई। मंदिर के बाहर जीरो, ये क्या है पिताजी, अपने परिवार में सब लंबे हैं ना, तो मैं क्यों ऐसा पैदा हुआ? परसों एक आदमी मुझे बच्चा समझकर आइसक्रीम खरीद कर दे रहा था। तुम ऐसा इसलिए पैदा हुए हो बेटा क्योंकि तुम सबसे ज्यादा खुशनसीब हो। कहते हैं जो ठिगने होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं। तुमने बहुत मेहनत से ऑटो चलाकर अपने परिवार में सबसे ज्यादा पैसे कमाया है, अपना खुद का घर भी बनाया है, और क्या चाहिए? इतना कमाने का फायदा क्या है डैडी? मुझसे शादी करने के लिए अब तक एक भी लड़की तैयार नहीं हुई है, अब तक एक भी रिश्ता नहीं आया है। लगता है कि इस जन्म में मेरी शादी नहीं होगी डैडी। चिंता ना करो बेटा, तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की जरूर पैदा हुई होगी। एक दिन शादी का विचोला पन्ना लाल जीरो से ऑटो के पास आकर मिला। पन्ना लाल जी, आप मेरे लेटेस्ट फोटो मांग रहे थे ना, मैं ऑटो के पास खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा फोटो खींचिए। देखो बेटा जीरो, तुम यूं ओरिजिनल फोटो खिंचवाओगे तो लड़की दिखाने के लिए भी कोई राजी नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। तुम ओरिजिनल ऑटो के पास खड़े होते हो तो यूं लगता है जैसे पहाड़ के पास कोई चूहा खड़ा है, इसीलिए तुम एक मिनी ऑटो मंगवा लो। उसके पास खड़े होकर फोटो खिंचवाओगे तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना आसान हो जाएगा। पर यूं धोखा देना गलत है ना। फोटो देखकर लड़की दिखाने के लिए तो राजी हो सकते हैं, पर बाद में तो उनको सच्चाई का पता चल ही जाएगा। बड़ों ने कहा है कि 100 झूठ बोलकर भी एक शादी कराओ, पहले देखने तक तो बात बढ़ने दो, बाद में रिश्ता तय होने का आसार नजर आएगा, क्योंकि तुम अच्छे हो, नहीं तो जिंदगी भर तुम कुंवारे ही रह जाओगे। जीरो चिंता में पड़ गया। इस तरह जीरो ने एक मिनी ऑटो मंगवाया। उसके पास खड़ा होकर उसके छत पर हाथ डालकर उसने फोटो लिया। पन्ना लाल ने उस फोटो को सदाशिव नाम के एक व्यक्ति को दिखाया। लड़का ऑटो के पास खड़ा है तो लगता है कि काफी ऊंचे कद का है, लगता है वो विशालाकाय है, और ऊपर से वो उसका खुद का घर भी है और व्यवहार भी अच्छा है। आप कह रहे हो तो तुरंत लड़की देखने के लिए आने के लिए कह दो। मैं जानता था कि आप यही कहोगे, इसीलिए लड़के को साथ ही लाया हूँ। देखिए, सदाशिव ने फोटो हटाकर देखा तो वहाँ अपने सामने ऑटो के पास जीरो खड़ा दिखाई दिया। सदाशिव ने फोटो को और जीरो को बारी बारी से देखा। ये क्या, फोटो में ऑटो से लंबा दिखता है पर सामने तो ऑटो के सीट से भी छोटा दिखता है, ये हो क्या रहा है? वो कैमरा एंगल के कारण फोटो ऐसा निकला है। वैसे कद का क्या है? लड़का दिल का अच्छा होना चाहिए। खामोश, तुमने मेरी बेटी संध्या को देखा है? कितनी सुंदर है, उसका कद देखा है? ये तो उसके कद का आधा भी नहीं है, इससे शादी कराऊं? चुपचाप उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। जीरो निराश होकर जाने लगा। तभी एक व्यक्ति वहां आया। क्यों संध्या, मैं तेरे पीछे इतने दिनों से चक्कर काट रहा हूँ और तुम मुझे ठुकराकर अपने पिताजी के लाए रिश्ते से हाँ कहती हो? मैंने कहा ना कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, फिर तुम क्यों बार बार मेरा पीछा करते रहते हो? जाओ यहाँ से। मुझे मना करती हो? मेरा नाम पटास पप्पू है, जानती हो ना कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऊपर भेजने आया हूँ। सदाशिव डर से कांपने लगा। अरे ब्रदर, माना कि तुम एक बड़े गुंडे हो, पर एक लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे यूं पीछा करना गलत है। ऊपर से उसके घर आकर उसे धमकाते हो, तो यहाँ देखकर चुप बैठने वाले कोई नहीं है। अरे ठीक ने, अब तू मुझे धमकी दे रहा है? कहकर संध्या के ओर आगे बढ़ा। तभी जीरो हवा में उछलकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई। आखिरकार जीरो ने उसे मार गिराया। तभी पुलिस वहां आकर पप्पू को गिरफ्तार करके वहां से ले गई।
जीरो जाने लगा तो संध्या ने उसे रोका। आप जरा रुकिए डैडी, इन्होंने उस परिवार की रक्षा की है जिन्होंने इनका अपमान किया, तो सोचिए कि ये अपने पत्नी का कितना ख्याल रखेंगे। मैंने फैसला किया है कि मैं इनसे ही शादी करूंगी जो औरत की इज्जत करता है। आप क्या कहते हो? बहुत अच्छा फैसला है बेटा। बेटे, मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी से शादी कर लो। जीरो और पन्नालाल दोनों खुश हुए। उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। बुलडोजर वाला। कोपरगांव नाम के एक गांव में बलविंदर नाम का एक बुलडोजर वाला रहता था। वो आसपास के गांव में उस बुलडोजर से जमीन को समतल बनाता, पुराने इमारतों को गिराता और झोप झाड़ वगैरह सफा कर देता। एक दिन बलविंदर का तबीयत बिगड़ गया तो उसने अपने बेटे विजयेंद्र को बुलाया। बेटा, मेरा तो उम्र हो गया है, अब परिवार का भार तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। हमारा तो एकमात्र संपत्ति वो बुलडोजर ही है। थोड़ा तुम्हारा भुलक्कड़पन को कम करो और ध्यान लगाकर उसे चलाओ, वरना हमारे सर पे बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। पापा, अब बिल्कुल चिंता मत करो, आप सिर्फ देखते रहो। उस बुलडोजर को चलाकर मैं परिवार का भार कैसे संभालता हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह पास का गांव का बुकिंग आया तो वो बुलडोजर लेके चला गया। उसे एड्रेस समझ में नहीं आया तो एक बंद दुकान के सामने बुलडोजर को रोका। नीचे उतरा और एक आदमी से एड्रेस पूछा। उसने कह दिया पता नहीं है, तो आगे बढ़ गया। इस तरह एड्रेस पूछते पूछते वो काफी दूर निकल गया था और आखिर में वो उस गांव के बस स्टैंड तक आ पहुंचा। इतने में कोपरगांव जाने का बस आया। अरे, ये बस तो हमारे गांव जाती है, पर मैं ये गांव क्यों आया? चलो छोड़ो, बस है, चढ़ जाते हैं। इधर वो किराना दुकान वाला अपना दुकान खोलने आया। उसने देखा बुलडोजर दुकान के सामने खड़ा है तो वो दंग रह गया। आसपास देखा, कई लोगों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। इधर विजयेंद्र अपना घर पहुंचा। उसे देखकर पापा ने पूछा, अरे बेटा, अकेले आ गए? बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर? ओ हाँ, सच है, मैं कहीं भूल गया। अरे तू बुलडोजर भूल गया? वो क्या साइकिल है जो कहीं भूल के आ गया? जल्दी जाओ उसे ढूंढ कर ले आ। ढूंढ के तो ले आऊं, पर भूल गया कहां छोड़ आया, कहकर वो वहां से चला गया। इधर किराना दुकान का मालिक अपना दुकान खोल नहीं पा रहा था। उसने पुलिस वालों को फोन कर दिया। ऐसा ही चमनलाल आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था बुलडोजर को चलाए कैसे। वो माथा पीटते रह गया। इतने में किसी ने आके कहा, सर ये पास के गांव का बलविंदर का है, अभी अभी अपने बेटे विजयेंद्र को दिया है और वो तो बड़ा भुलक्कड़ है, वही यहाँ छोड़ के गया होगा। चमनलाल ने तुरंत विजयेंद्र को बुलवा भेजा। अरे बाप रे, तू इतना बड़ा बुलडोजर भूल गया, तू महान है बाबा, अभी इसे ले जा। फिर से ऐसा किया ना, मैं तेरा चालान काट दूंगा। एक और दिन विजयेंद्र ने बुलडोजर को एक ढाबा के सामने रोक दिया और हैंड ब्रेक लगाए बिना गाड़ी से उतर गया। वो जैसे ही ढाबा के अंदर गया, बुलडोजर हिलने लगा और वो रास्ते पे चलते जा रहा था। बिना ड्राइवर का बुलडोजर को देखकर लोग डर के इधर उधर भागने लगे। बुलडोजर चलते चलते ट्रेन के पटरियों से टकराकर रुक गया। इधर पटरी पे ट्रेन आ रहा था। उसी वक्त एसआई चमनलाल वहां अपने जीप में पहुंचा। बुलडोजर देख के वो दंग रह गया। इधर ट्रेन तेजी से आ रहा था। बाप रे, ट्रेन अगर बुलडोजर से टकराया तो बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। वो घबरा के क्या करे सोच रहा था। ट्रेन का ड्राइवर दूर से बुलडोजर देख के अलर्ट हो गया। ठीक बुलडोजर के सामने उसने ट्रेन रोक दिया। तब एसआई चमनलाल ने राहत का सांस लिया। इधर बुलडोजर फिर से हिल गया। बाप रे, ये तो फिर चल पड़ा। वो अपने जीप पे उसका पीछा करने लगा। इधर बुलडोजर रास्ते पे चला जा रहा था।
एसआई को समझ में नहीं आ रहा था उसे रोके तो कैसे। बुलडोजर रास्ते पे चलते चलते एक ट्रैफिक सिग्नल के पास आ पहुंचा। लोग अपने बाइक कार वगैरह छोड़ के भागने लगे। बुलडोजर चलते चलते सिग्नल से टकराया और रुक गया और आसपास बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। कांस्टेबल, दौड़ के जाओ और विजेंद्र कहाँ है उसे ढूंढ के लाओ। इतने में विजेंद्र वहां पहुंचा और बोला, ओ तो मैंने बुलडोजर यहाँ छोड़ दिया था, मुझे याद ही नहीं रहा इसे यहाँ छोड़ा था, पूरा गांव इसके लिए चक्कर मारा। एसआई चमनलाल ने खींच के उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तूने इसे यहाँ नहीं रखा, ये खुद यहाँ पहुंच गया। ए, मेरी पूरी जिंदगी तेरी बुलडोजर से लोगों को बचाने में निकल जाएगी रे। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे अभी सीज कर रहा हूँ। विजेंद्र जाने वाला था तो एसआई ने कहा, विजेंद्र इसे जरा स्टेशन तक छोड़ दे भैया, इसे ले जाने के लिए ट्रक भी नहीं है हमारे पास। कुछ दिन बाद खुद बलविंदर स्टेशन आया। उसने फाइन भरा और अपना बुलडोजर साथ ले गया। देख बेटा, तेरा भुलक्कड़ मन लेकर तू इस बुलडोजर को चला नहीं पाएगा। तू इसे बेच दे और उन पैसों से कोई धंधा शुरू कर। कोई जरूरत नहीं पापा, आजकल तो मैं रोज बादाम खाता हूँ और इसके वजह से मुझे सब कुछ याद रहता है। आज चंदनलाल जी का घर तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं यूं गया काम निपटा के यूं आया, देख लेना, तब तुम्हें मुझ पे भरोसा होगा। कहकर वो चला गया। विजेंद्र बुलडोजर लेके निकला, कुछ दूर गया, फिर रुक के सोचने लगा, वैसे ये चंदनलाल जी का घर है कहाँ। इतने में एक कार बुलडोजर के पास में आके रुका। सुनो भैया, एसआई चमनलाल जी का घर कहाँ है। चमनलाल, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। छह, मैं तो ये भी भूल गया, अभी मुझे तो उसी का घर तोड़ने जाना है। फिर उसने कार वाले से बोला, सर जी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आप चलिए मेरे पीछे पीछे। फिर वो बुलडोजर लेके एसआई चमनलाल के घर के पास पहुंच गया और बुलडोजर को घर पे चढ़ा दिया। ये देखकर एसआई, उसकी बीवी, उसका बच्चा डर के मारे बाहर भागे। कार में बैठा आदमी दंग होकर उन्हें देख रहा था। विजेंद्र ने एसआई का घर मिट्टी में मिला दिया और एसआई चमनलाल दौड़ते हुए उसके पास आया। विजेंद्र गाड़ी से उतरा और बोला, सर काम हो गया है, आप पैसे दोगे तो मैं निकलूं। काम हो गया? अबे ओ, ये घर तो मेरा परदादा ने बनवाया था, मेरा सुंदर सा घर को तोड़ के उल्टा पैसा मुझसे मांग रहा है, कहकर वो उसे मारने गया। इतने में एसआई की बीवी ने कहा, अजी एक बार उधर देखिए तो। एसआई ने टूटा हुआ घर की तरफ देखा, वहां पेटी भर भर के सोने गहने पड़े हुए थे। एसआई चौंक गया। ओहो, मेरे दादा और पापा जिंदगी भर ढूंढते रहे कि परदादा का छुपाया हुआ संपत्ति है कहाँ, उसने घर के नीचे ही छुपाया था, वो सोचा। एसआई ने विजेंद्र के हाथ जोड़ लिए। फिर कुछ दिन बाद उसने विजेंद्र को बहुत सारा रुपया पैसा इनाम में दिया। विजेंद्र, तुम्हारे वजह से आज मैं बड़ा करोड़पति बन गया हूँ। जो पैसे मैं दे रहा हूँ इनसे कोई धंधा खोलो और जिंदगी आराम से व्यतीत करो, पर दया करो उस बुलडोजर को जल्द ही बेच दो। इसके बाद विजेंद्र ने बुलडोजर बेच दिया, एक धंधा खोल लिया और जिंदगी आराम से बिताने लगा। उसे देखकर बलविंदर बड़ा खुश हुआ।